वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन जोरा आईएएस एकेडमी में आप सभी का जोरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स मेरे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेक्चर 3 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी कैसे बनी, क्या उसका ओरिजिन, कौन कौन सी थ्योरीज है, कैसे वो एवेल्युएट, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज है, इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको पता करना है तो आप हमारे सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल दी यूपीएससी एंड पीसीएस एंड ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अर्ली थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पहले जो थ्योरीज थी वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिन्होंने अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताया। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है वो इमैनुअल कांट ने दी थी और 1796 में इसको मॉडिफाई किया गया था, संशोधित किया गया था पेरी लैप्लिस के द्वारा। इट वाज मॉडिफाइड इन 1796 बाय पेरी लैप्लिस। और जब हम इस हाइपोथेसिस की बात करते हैं, द planets they were formed out of cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। यानी कि कहने का मतलब यह जो planets हैं, यानी जो हमारे ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये कैसे बने हैं? ये क्लाउड में से जो मटेरियल है, ये क्लाउड से बने हैं। क्लाउड से जो मटेरियल एसोसिएट हुआ है विद द यूथफुल सन विच वाज स्लोली रोटेटिंग, ठीक है। जो क्लाउड था, क्लाउड सन के आसपास कुछ मटेरियल रिवॉल्व करने लग गया, उससे फॉर्म हुए हमारे प्लैनेट्स। ऐसे हुआ हमारा अर्थ का ओरिजिन एज पर नेबुलर हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन और मॉल्टन, इनकी थ्योरी क्या कहती है? दे कंसिडर दैट अ वांटिंग स्टार अप्रोच द सन व्हिच रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्टार था, स्टार सन के पास आया, इससे क्या हुआ कि उसका जो शेप है वो सिगार की शेप में उसकी शेप हो गई, ठीक है। और उसके बाद वो सोलर सरफेस से सेपरेट हो गया, ठीक है। एंड दिस सेपरेटेड मटेरियल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्लोली गेट कंडेंस इनटू प्लैनेट। यानी ये जो मटेरियल, जो बचा कुचा मटेरियल रह गया, वो टाइम के साथ साथ सन के आसपास रिवॉल्व करने लग गया और समय के साथ, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये प्लैनेट में चेंज हो गया। कंडेंस का मतलब क्या होता है? ठंडा। उस टाइम पर टेम्परेचर काफी ठंडा था, वो ठंडा हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और वो प्लैनेट यानी ग्रहों के रूप में बनता चला गया। इस तरह से हमारा ओरिजिन हुआ। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस बाय ऑटो शिम्ट एंड कार्ल वासेस्कर, ठीक है। ऑटो शिम्ट जो थे वो रशिया के रहने वाले थे और कार्ल वास्कर जो थे वो जर्मनी के मूल थे, ठीक है। अब बात करते हैं इन थ्योरीज की। उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम, दोनों के हिसाब से, द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम अलोंग विद डस्ट। यानी कि क्या होता है, जो सोलर नेबुला होता है ये उससे बना है। द सन जो है सोलर नेबुला के आसपास घूम रहा था, ठीक है। इट वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, जो बना है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से अलोंग विद डस्ट। यानी कि 3 पार्टिकल्स हैं इसमें, हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट। क्या हुआ? इन पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन मतलब आपस में एक दूसरे से जब किसी चीज का कोलिजन होता है, यानी दो चीजें आपस में टकराती हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से डिस्क शेप क्लाउड बने। डिस्क की शेप ऐसे होती है जैसे राउंड शेप, ठीक है। और इसकी वजह से समय के साथ साथ ये प्लैनेट्स में चेंज हो गए, ठीक है। ये प्लैनेट में चेंज हो गए। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि ये तो थी पुरानी थ्योरीज, ओल्डर थ्योरीज, अर्लियर थ्योरीज। अब हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज, जो आज के टाइम की थ्योरीज हैं, कैसे हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द बिग बैंग थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इसने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कैसे बना है उसके बारे में बताया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। 1927 में अबे जॉर्ज लामट्रे, एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी दी थी। और हबल ने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि ये स्टैटिक नहीं है, यानी एक जगह पर नहीं रुक रहा, ये डायनामिक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, आप देख रहे हो ना, इसका साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल मैटर दैट फॉर्म द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन पॉइंट टाइनी बॉल कॉल्ड सिंगुलैरिटी। यानी इस थ्योरी के अनुसार, ये थ्योरी क्या कहती है, हमारा जो यूनिवर्स है एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, जिसका हम अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत छोटा है इसका, पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। बिग बैंग थ्योरी आपके सामने है, देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, फिर उसके बाद समय के साथ साथ फर्स्ट स्टार्स आए, लगभग लगभग आप देख रहे हो 400 लाख ईयर्स पहले। ठीक है, फिर गैलेक्सी का एवोल्यूशन हुआ, पहली गैलेक्सी इतने टाइम बाद आई, फिर हमारा सोलर सिस्टम यानी सूर्य मंडल, जिसकी पृथ्वी एक हिस्सा है, द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम, उसका यहाँ पर ओरिजिन देखा गया। ठीक है, उसके बाद जब हम अब जो समय है वो है नाउ, विच इज यू कैन से 137, यू कैन से 7 टाइम्स 0 ईयर्स आफ्टर बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो यानी कि बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है, हमारा जो यूनिवर्स है इट इज कॉन्टिन्यूअसली growing, is dynamic in nature। ये डायनामिक है, समय के साथ साथ ये बढ़ता चला जा रहा है। शुरू इसकी पॉइंट से हुआ था, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा था, बट उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इनफाइनाइट, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बिग बैंग थ्योरी की बात करें, ये लगभग लगभग 13.7 बिलियन साल पहले देखा गया था। टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई थी, जिसकी वजह से ह्यूज एक्सपेंशन हुआ था, और ये एक्सपेंशन आज भी देखा जा रहा है। और इस एक्सपेंशन के साथ साथ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग, रैपिड एक्सपेंशन हुआ जैसे ही बैंग हुआ। बैंग का मतलब क्या है, जैसे एकदम से कहते हैं ना बम, जैसे बॉम्ब फूटता है, बॉम्ब का विस्फोट होता है, या वोल्केनो फटता है एकदम से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैंग। और ये जो एक्सपेंशन था, इट स्लोड डाउन, टाइम के साथ साथ ये स्लो होता गया, बट ये एक्सपेंशन अभी भी देखा गया है। एक्सपेंशन के साथ साथ क्या देखा गया कि कुछ एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती चलेगी, एंड विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट 3 इवेंट्स की बात करें फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, फर्स्ट एटम बना था जैसे ही बिग बैंग हुआ था, उसके तुरंत 3 मिनट बाद सबसे पहला एटम फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। यानी कि 3 लाख साल के अंदर ही अंदर जब बिग बैंग हुआ था तो टेम्परेचर एकदम से ही गिर गया, टेम्परेचर लगभग लगभग 4500 केल्विन तक चला गया था। ठीक है, और जो जो एटम्स थे वो दे वर फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम से बने हुए थे, लिथियम से बने हुए थे, और ह्यूज क्लाउड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्यूज थ्रू ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार्स इन गैलेक्सी। यानी इतनी ठंड होने की वजह से, टेम्परेचर होने की वजह से, ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो बड़े बड़े क्लाउड्स है हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, ये स्टार्स और गैलेक्सी में फॉर्म होते चले गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। अब हमने देख लिया हमने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी। अर्लियर थ्योरी हमने देखा, नेबुलर हाइपोथेसिस थी, चैम्बरलेन की थ्योरी थी। अर्लियर हाइपोथेसिस फिशिस ने उसको मॉडिफाई किया था थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी की बात करें, मॉडर्न थ्योरी में हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देयर वाज अ बैंग, बैंग के बाद एक्सपेंशन होता चला गया, एंड इट इज द आवर यूनिवर्स इज dynamic in nature and it is in the expansion phase। अभी भी वो expand होता चला जा रहा है। एक tiny dot से शुरू हुआ था, और उस tiny dot की क्या खासियत है, tiny dot का जो वॉल्यूम था काफी छोटा था, पर उसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब स्टार्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स यानी तारे कैसे बने। सो स्टार फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच डेंस रीजन within molecular clouds and interstellar space called star forming regions or stellar nurseries collapse under their own gravitational attraction and form stars। तो स्टार फॉर्मेशन कैसे बना, जो डेंस रीजन था मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर, वो स्टार फॉर्म में बनता चला गया। ठीक है, और स्टेलर नर्सरीज होती हैं वो कोलैप्स होती चली गई बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इस वजह से स्टार्स बनते चले गए। ये माना गया है कि जो स्टार्स है लगभग लगभग 5-6 बिलियन ईयर्स अगो इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब आपके सामने है नेबुला, उसके बाद प्रोटोस्टार, इट्स एन अर्ली स्टेज ऑफ स्टार वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन इज येट टू बिगिन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है कि अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। नेबुला मतलब होता है स्टार, स्टार जैसे हम, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग सबसे पहले जब बच्चा होता है तो उसको हम इन्फेंट बुलाते हैं। ठीक है, या जब वो बाहर भी नहीं आया होता, जब वो
मदर के अंदर होता है, ठीक है, वूम में होता है, मदर की वूम में होता है, उसको हम फीटस बुलाते हैं। तो ऐसे ही स्टार का जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको हम नेबुला बुलाते हैं, फिर प्रोटोस्टार, फिर टी टोरी स्टार, फिर बनता है मेन सीक्वेंस स्टार। दिस इज नोन एज फुल ऑफ लाइफ, यानी कि अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है इसके कोर में बिल्कुल फुल स्विंग में। फुल स्विंग का मतलब अपनी अच्छी खासी स्पीड में, ठीक है। कोर का मतलब होता है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे अंदर जाकर यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलेगा, जैसे हमारा सन है। फिर उसके बाद ये रेड जाइंट इन केस ऑफ स्मॉल स्टार और रेड सुपर जाइंट इन केस ऑफ लार्ज स्टार। अगर बड़ा स्टार है तो वो रेड सुपर जाइंट कहलाएगा, और छोटा स्टार है तो वो रेड जाइंट कहलाएगा, ठीक है। प्लेनेटरी नेबुला की बात करें इन केस ऑफ स्मॉल स्टार और सुपरनोवा इन केस ऑफ लार्ज स्टार, ठीक है। ये उसकी टाइमलाइन है, ठीक है। दीज आर दी टाइमलाइंस, ठीक है, कि स्टार्स को इवॉल्व होने में कितने स्टेप्स लगते हैं, और व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार से उसकी डेथ आ जाती है, ठीक है। व्हाइट ड्वार्फ की बात करें तो छोटे जो स्टार्स हैं उनका जो लास्ट स्टेज होते हैं दैट इज व्हाइट स्टार, और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल अगर वो लास्ट स्टार है तो, ठीक है। अगर बड़े बड़े स्टार हैं तो उनकी लास्ट स्टेज होती है ब्लैक होल, और अगर छोटे स्टार हैं तो उनकी लाइफ होती है व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। अब आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, ठीक है। अब आप देख सकते हो नेबुला से स्टार्ट हुआ सारा प्रोसीजर, फिर स्मॉल स्टार में चेंज हुआ, फिर उसके बाद रेड जाइंट बन गया, फिर प्लेनेटरी नेबुला, फिर ये व्हाइट स्टार बनता चला गया, ठीक है। अब इसमें हम लार्ज स्टार की बात करते हैं, ये तो स्मॉल स्टार की बात हो गई। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल हो रही है लार्ज स्टार की। लास्ट लास्ट स्टार बना रेड सुपर जाइंट, फिर उसके बाद बना सुपरनोवा, ठीक है। उसके बाद या तो ये ब्लैक होल बनेगा या फिर ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ठीक है। If the mass is significantly greater, the gravity will be so strong that the neutral star will shrink further to become a black hole. अगर इसका मास इतना ज्यादा होता है, यानी वेट इतना ज्यादा होता है कि जो ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जाहिर सी बात है बच्चों, किसी भी चीज की ग्रेविटी, ठीक है, डिपेंड करती है उसके मास पर। अगर उसका मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। इस वजह से जो न्यूट्रॉन स्टार है वो अपने आप में श्रिंक हो जाएगा और वो बन जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, उसमें बताया गया था कि ब्लैक होल है, एक स्टार ब्लैक होल में बनता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो अर्थ को भी अपनी ओर खींच लेगा, एंड देयर विल बी नो लाइफ ऑन दी अर्थ। ये एक बार न्यूज में आया था। आई डोंट नो, इट वाज र्यूमर, र्यूमर भी हो सकते हैं, बट इसके ऊपर अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला था, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये जरूर बोला था कि ब्लैक होल काफी ट्रिलियन लाइट ईयर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है ब्लैक स्टार, पर ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, कि अर्थ का भी ग्रेविटेशनल जो उसका पुल है वो भी कुछ नहीं है उसके आगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लैक होल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको स्वेलो कर लेगा, उसको अपने अंदर समा लेगा। तो देयर विल बी नो लाइट, नो लाइफ ऑन दी अर्थ। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। व्हाट इज दिस सोलर सिस्टम? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, स्टार होते हैं उसमें, प्लैनेट्स होते हैं, 63 मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट ग्रेन्स और गैसेस हैं। सोलर सिस्टम की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 मिलियन साल पुराना है। ऑन द प्लैनेट्स दे वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पर लगभग 4.5 बिलियन ईयर साल पहले बने थे। 8 प्लैनेट्स टोटल है यहाँ पर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके आसपास अपने ऑर्बिट में घूमते हैं ना, फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। और फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जो रास्ता, जो एक ऑर्बिट उन्होंने स्टार्टिंग से जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, वो आज भी उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ठीक है। प्लूटो को अब जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सोलर सिस्टम के पार्ट में इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। सो वी आर एंडिंग आवर लिस्ट टिल नेपट्यून। नेपट्यून के बाद जितने भी ग्रह हैं हमारे नेपट्यून तक, वो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। उसके बाद पहले प्लूटो भी इसका पार्ट था, बट नाउ प्लूटो इज नॉट दी पार्ट। प्लैनेट्स की बात करें, व्हाट आर these planets? These are the celestial body moving in an elliptical orbit around the sun. It is known as planet. यानी कोई भी celestial body जो स्पेस में है उसकी अपनी एक ऑर्बिट है और वो स्टार के आसपास घूम रही है, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। प्लैनेट, अब इसमें दो डिविजन होते हैं प्लैनेट के, एक इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल, जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है इनर सर्कल को, और आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स, यानी बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े जिनका साइज ज्यादा बड़ा है, उनको हम
आउटर सर्कल में काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये इनर सर्कल कौन से हो गए, जो सन और बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स के बीच में आते हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो सब आउटर सर्कल का हिस्सा होंगे। ठीक है, और वो मोस्टली किससे बने हैं, वो हीलियम से बने हैं, हीलियम और हाइड्रोजन से। और इसमें एग्जाम्पल्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। मरकरी की बात करते हैं वन बाय वन, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। जब हम इसको अर्थ से देखेंगे, द प्लैनेट कैन ऑल्सो बी सीन नियर द वेस्टर्न और ईस्टर्न होराइजन ड्यूरिंग द अर्ली इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग। यानी कि या तो आप इसको अर्ली इवनिंग में देखिए या जल्दी जब सुबह होती है तब आप इसको देख सकते हैं, तो ये विजिबल होता है। ठीक है, एंड इट मे बी अपीयर एज अ ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट बट इज लेस ब्राइट देन वीनस। ये ब्राइट होता है बट वीनस से कम ब्राइट होता है, यानी चमक। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए इसमें हीट और सरफेस टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री सेल्सियस दिन में पहुंच जाता है, और रात को टेम्परेचर होता है -173 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इमेजेस से पता चला कि देयर आर ट्रेसेस ऑफ पायरोक्लास्टिक फ्लोज, यानी वोल्केनोस देखे गए, ज्वालामुखी फटता देखा गया, और वाटर आइस भी देखी गई मरकरी की पोल्स पर। वीनस की बात करें, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, और ये थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस से विजिबल है आफ्टर सन और मून। ठीक है, और ये ब्राइटेस्ट अमंग प्लैनेट्स एंड इट हैज द हाईएस्ट एल्बिडो ड्यू टू हाई रिफ्लेक्टिविटी सल्फ्यूरिक एसिड दैट कवर्स इज एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा है, इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, तो ये रिफ्लेक्ट अच्छे से करता है। एल्बिडो इसकी ज्यादा है, एल्बिडो को मतलब होता है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे स्नो की रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छी, जब भी अगर हम कभी भी आप अगर किसी स्नो एरिया में गए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूं, सोनमर्ग, 0 पॉइंट, गुलमार्ग, ठीक है, ये कश्मीर के कुछ पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं। यहाँ पर अगर आप स्नो एरिया में जाओगे, ये एरिया एक्चुअली स्नो से कवर रहता है, तो आपको जो गाइड होंगे वो ये बोलेंगे कि अब ना आप शेड्स पहन लीजिए, यानी गॉगल्स पहन लीजिए, या आप कोई रिफ्लेक्टर वाला शेड्स पहन लीजिए, क्योंकि स्नो जो बर्फ है, बर्फ की जो रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो आंखों में पड़ती है, तो इससे आंखों पे जोर ना पड़े, हमारी आंखें इफेक्ट ना हो, तो इसलिए ये बोला जाता है। इसलिए एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी का मतलब होता है एल्बिडो। तो वीनस की जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इसलिए ये ब्राइटेस्ट अमंग ऑल है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस को अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है और अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, यानी जुड़वा, क्योंकि इन दोनों का सेम साइज है, मास है, प्रॉक्सिमिटी ऑलमोस्ट सेम है, फिजिकल फीचर सेम है। ठीक है, अब सरफेस ऑफ अर्थ की बात करी जाए, इट इज टोटली ऑब्सक्योर्ड बाय थिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर काफी थिक है इसका, 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हाई रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड से कवर है। इसका जो एटमॉस्फेयर है सबसे ज्यादा डेंस है, और वीनस जो है सबसे ज्यादा, इट इज बाय फार दी हॉटेस्ट प्लैनेट है ये। एंड this is because greenhouse effect arising from high concentration of CO2 and thick atmosphere. रीजन, जबकि मरकरी से भी ज्यादा ये गर्म है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% CO2 है, और आपको पता है जो CO2 है, CO2 जो है ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये हीट को अच्छे से ट्रैप कर लेती है, उसको बाहर निकलने नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अब वीनस की बात करें, 243 अर्थ डेज, एक दिन इसका 243 के बराबर होता है, और ये 224 डेज तक खत्म होता है। ये इसकी जो डायरेक्शन है, इट रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। मून की बात करें, so its diameter is only 1/4 than that of Earth and it is about 384,400 kilometers away from Earth, यानी इसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और एक लाइट को, सन की लाइट को यहाँ तक पहुंचने में इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स, यानी 8 मिनट लगते हैं अर्थ पे आने में। लाइट टेक्स ओनली अ सेकंड टू रीच अस फ्रॉम द मून, यानी एक लाइट को सेकंड लगता है हमारे यहाँ से मून तक पहुंचने में। ठीक है, और मून जो है टाइडली लॉक टू द अर्थ, इट मींस दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो मून है वो अर्थ के
एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है 27 डेज में, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ये विच इज द सेम टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि उसका अपनी तरफ से, यानी मून अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है वो भी 27 डेज है, ठीक है, और अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है वो भी 27 डेज है। तो इसलिए हमें हमेशा मून की एक ही सरफेस देखने को मिलती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर, मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज अर्थ, ठीक है, हम यहाँ पर हैं। अब ये मून जो है अपनी एक्सिस पर, उसको उतना ही टाइम लग रहा है जितना उसको ये कंप्लीट करने में लग रहा है, ठीक है, जैसे ये। तो हमें इसकी ये एक ही सरफेस देखने को मिलती है, ये रीजन है। And the moon is significantly stabilizer of Earth's orbit. Without it, Earth still could vary as much as 85 degrees. ठीक है, यानी कि अब जो उसका tilted angle है वो 23.5 है। अगर मून नहीं होता तो it will be around 85 degree. Formation of moon, भाई मून कैसे बना? So it is now generally believed that the formation of moon as a satellite of Earth, it's an outcome of giant impact or what is described as big spat. ठीक है, ये कैसे बना? ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है और ये जॉइंट इम्पैक्ट यानी कि बिग स्प्लैट हुआ, बड़ा धमाका हुआ। इससे क्या हुआ? बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 और 2 और 3 दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू अर्थ, यानी कि मार्स के साइज की लगभग लगभग 3 गुना बड़ी साइज की एक बॉडी अर्थ पे टकरा गई, ठीक है, और इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस। और इस वजह से क्या हुआ? अर्थ का लार्ज पार्ट, एक बड़ा हिस्सा टूट गया और वो स्पेस में चला गया, ठीक है। और ये जो ब्लास्टेड मटेरियल है ये अर्थ के आसपास घूमता चला गया, जिसको हम आज प्रेजेंट डे मून के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 4.4 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है, ठीक है। मून फॉर्म्ड व्हेन मच क्लोजर टू अर्थ देन इट इज टुडे। मून जो है बहुत ही क्लोज था अर्थ के, जो कि आज हम देख रहे हैं। अर्थ रोटेट्स, द मून्स ग्रेविटी कॉजेज द ओशन टू सीम टू राइज एंड फॉल, यानी अब जाहिर सी बात है मून की ग्रेविटी की वजह से टाइडल चेंजेस भी देखने को मिले हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इट कॉजेज द अर्थ रोटेशन टू स्लो डाउन जस्ट अ लिटिल। एज अर्थ स्लोज इट लेट्स द मून मूव अवे बाय अ लिटिल नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर पर ईयर। अब हम मार्स की बात करते हैं। मार्स के बारे में क्या जाना जाता है? ये रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडिश आयरन ऑक्साइड प्रेवलेंट ऑन इट्स सरफेस। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है काफी थिन होता है। वीनस का हमने पढ़ा था, वीनस, अगर मैं इसको वीनस से कंपेयर करूं, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, बट इसका जो है वो थिन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं मून के, वैलीज, डेजर्ट, पोलर आइस कैप्स ऑफ अर्थ, मतलब सिमिलर फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मार्स की बात करें तो यहाँ पर शील्ड वॉल्केनो भी देखे गए हैं, विच इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो। हाईएस्ट नोन माउंटेन चेन भी है यहाँ पर, जो कि लगभग लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, सोलर माउंटेन सोलर सिस्टम में। एंड ऑफ वेलेस मैरिनस विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनियंस इन दी सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट कैनियन वो भी यहाँ पर देखा गया है। मार्स के 2 इरेगुलर शेप मून्स हैं, जिसको फोबोस और डाइमोस के नाम से जाना जाता है। लिक्विड वाटर मार्स पे नहीं अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है काफी कम है, लगभग लगभग जो अर्थ पर है उसका 1%। सो जो पोलर आइस कैप्स हैं, they appear to be made largely of water. Mars can easily be seen from Earth with the naked eyes. Mars को हम आसानी से देख सकते हैं naked eye से, यानी हमें कुछ बाइनोकुलर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूरबीन से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपनी नॉर्मल आई से भी देख सकते हैं। मार्स जो है वो लेस डेंस है अर्थ के, having about 15% of Earth's volume and 11% of Earth mass, यानी आप देख सकते हो कितना हल्का है, इसका डेंसिटी भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, मास भी कम है। लैंडफॉर्म्स की बात करें, इट इज विजिबल ऑन मार्स स्ट्रांगली सजेस्ट दैट लिक्विड वाटर हैज एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट सरफेस, यानी लैंडफॉर्म्स जो मार्स में विजिबल है उनसे हमें पता चलता है कि लिक्विड वाटर प्लैनेट पर कभी देखा गया है, ठीक है। मार्स लॉस्ट इट्स मैग्नेटोस्फीयर 4 बिलियन ईयर्स अगो। मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एटमॉस्फेयर की ग्लेयर होती है, ठीक है, जो कि मार्स की वो लॉस्ट हो चुकी है because of numerous asteroid strikes, so the solar wind interacts directly with the Martian ionosphere, lowering the atmospheric density. Mars अब क्या हुआ?
न्यूमरस और साइज की वजह से ये हो गया। अब सोलर विंड इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मार्शियन आयनोस्फेयर लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। अब सोलर विंड डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है मार्स की आयनोस्फेयर से। ये सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जब जब पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैग्नेटोस्फेयर लेयर जब रिमूव हो गई तो उसके बाद आती है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर से क्या होगा, इसकी वजह से सोलर विंड अब इस लेयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है, इसी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है वो कम हो गई। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स की बात करें तो इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 96% CO2, आर्गन, नाइट्रोजन। उसके बाद कुछ ट्रेसेस ऑक्सीजन और वाटर के भी मिले हैं। मीथेन भी डिटेक्ट किया गया है और इसकी वजह से इट में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। मीथेन मार्शियन एटमॉस्फेयर में भी देखा गया है बट लिमिटेड पीरियड में। इसका प्रेजेंस हमें ये बताता है कि यहाँ पर शॉर्ट लाइफ टाइम इंडिकेट दैट एन एक्टिव सोर्स ऑफ गैस मस्ट बी प्रेजेंट। जियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज सर्पेंटाइजेशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर देयर कैन बी अ प्रेजेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, द सीजन्स ऑफ मार्स आर द मोस्ट अर्थ लाइक ड्यू टू सिमिलर टिल्ट्स ऑफ टू प्लैनेट्स रोटेशनल एक्सिस। मैग्नेटोस्फेयर ना होने की वजह से, थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से प्लैनेट पे लिटिल हीट ट्रांसफर होती है। पुअर इंसुलेशन सिस्टम है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। मार्स इट इज जियोलॉजिकली डेड। वॉल्केनिक एक्टिविटी पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है जिसकी वजह से केमिकल रिसाइकल नहीं हो पाते, और मिनरल्स सरफेस और इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट की वजह से। ठीक है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या होता है, रिसाइकलिंग होती रहती है, यानी नीचे जो मटेरियल है, जो अर्थ के नीचे जो मटेरियल है, अंडरग्राउंड मिनरल्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं वॉल्केनोस के। तो ये सारी चीजें मार्स में नहीं होती। अब हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो मार्स के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स की बात करें, दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। ठीक है। 4 प्लैनेट्स की बात करेंगे हम। ये गैस जाइंट्स हैं, यानी कि इनके एटमॉस्फेयर में गैस, ये गैस से बने हुए हैं। ठीक है। और 99% ऑफ द मास नोन टू द ऑर्बिट द सन। ठीक है। ये किससे बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ठीक है। और इनके जो मून है वो सॉलिड स्टेट में है। टू आउटर मोस्ट प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपट्यून, दे आर कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड आइसिस। इसको आइसिस के नाम से जाना जाता है। वाटर, अमोनिया, मीथेन, एंड दे आर ऑफन रेफर टू एज द आइस जाइंट्स। इनको आइस जाइंट्स के नाम से जाना जाता है। 4 गैस जाइंट्स जिनके रिंग्स हैं, ऑल्दो ओनली सैटर्न रिंग सिस्टम इज इजीली ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। इन सबके पास रिंग्स हैं बट सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की रिंग अर्थ से इजीली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटोस्फेयर भी है, न्यूमरस इन सबके मून्स भी हैं और एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी भी देखी गई है। नेपट्यून प्लैनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड ऑब्जर्व की गई है, उसके बाद सैटर्न। कैन यू इमेजिन 2100 किलोमीटर पर आवर। जुपिटर की बात करें, इट इज कंपोज मेनली ऑफ गैस एंड लिक्विड। जुपिटर के 4 लार्ज मून है, ईओ, यूरोप, गैनीमेड एंड कैलिस्टा। इसको गैलीन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने इसको डिस्कवर किया था। गैनीमेड की बात करें, ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। ये इनफैक्ट मरकरी जो खुद एक प्लैनेट है उससे भी बड़ा है, और ये अर्थ के मून से भी लगभग 3 टाइम बड़ा है। ठीक है। और ये थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है नाइट का स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस, एंड फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन, मून एंड वीनस। ठीक है। इसकी रैपिड रोटेशन की वजह से, कैन यू इमेजिन, इसका जो रोटेशन जो होती है वो हर 10 घंटे में होती है। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें, वो 24 आवर्स लगाती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और ये 10 घंटे में एक रोटेशन अपनी कंप्लीट करता है। ठीक है। प्लैनेट की जो शेप है वो लगभग लगभग अर्थ की तरह ही है।
आउटर एटमॉस्फेयर जो है वो सेवरल बैंड्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस यानी डिस्टर्बेंस देखी गई है, स्टॉर्म्स तूफान देखे गए हैं। लेटेस्ट प्रॉब टू विजिट जुपिटर इज जूनो। जूनो जुपिटर मिशन देखा गया है। सैटर्न की बात करें, सैटर्न रिंग्स आर प्रोबेबली मेड ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, आइस एंड आइस कवर्ड रॉक्स। टाइटन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, larger than Mercury, and it is the only satellite in the solar system with substantial atmosphere। यानी कि substantial atmosphere का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि इसमें उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक बैलेंस अमाउंट में है। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है बट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है बट नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, एक इसका टाइटन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज बैलेंस्ड। यूरानस की बात करें, in contrast to all other planets, it is tipped and spin on its sides, and its axis of rotation lies nearly the plane of its orbit. The poles of Uranus lines in a plane where equators of other planets lie. All 8 planets in the solar system orbit around the sun in the direction of sun's rotation, which is counterclockwise when viewed from the sun's north pole। यानी जितने भी 8 planets हैं वो सब रिवॉल्व करते हैं सन के डायरेक्शन में, बट जब उसके सन की नॉर्थ पोल से देखेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज देखेंगे। ठीक है, ये भी अपने एक्सिस पे मूव करता है बट इन द सेम डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज होता है जिस हिसाब से हमारी घड़ी मूव करती है। ठीक है, इस तरफ मूव करती है ना हमारी वॉच, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, all 8 planets in the solar system revolve, okay, Venus and Uranus, they have strange retrograde rotation clockwise, that is opposite of sun's rotation। यानी Venus और Uranus की सबसे strange rotation है जो clockwise है और ये sun की rotation से बिल्कुल उल्टी है। नेपट्यून की बात करें, नेपट्यून, यूरानस और नेपट्यून ये आइसलैंड्स हैं, इनको ट्विंस बोला जाता है यानी जुड़वा है दोनों एक दूसरे के। इनका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, कुछ ट्रेसेस आइस के मिले हैं, पानी, वाटर, अमोनिया, मीथेन, आइजाइंस टू एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन। नेपट्यून की बात करें, इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेन्ड विंड्स ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपट्यून की क्या खासियत हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर सबसे तेजी से विंड फ्लो करती है। ठीक है, अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में हमने देखा था, यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखे थे, तो इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, जब प्लैनेट्स बने थे तो छोटे छोटे रेमनेंट्स यानी कि अवशेष, बचे हुए जो चीजें रह गई थी वो कोयलेंट्स यानी कि वो जम नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, कुछ फेल हो गए, कुछ ने कोएलेंस कर लिया। कोएलेंस मतलब जो प्लैनेट का पार्ट बन गए और जो पार्टिकल्स नहीं जुड़ पाए वो स्पेस में ऐसे ही घूमते रह गए। ठीक है, और ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस ऑफ जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन 2.3 एंड 3.3 AU फ्रॉम द सन। एस्ट्रॉइड्स की बात करें, ये इसका जो कंपोजिशन है वो रिफ्रैक्टरी, रॉकी और मेटालिक मिनरल से बना है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स रेंज इन साइज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक। All asteroids except the largest Ceres, they are classified as small solar system bodies। यानी बस एक सीरीज को छोड़कर बाकी सबको हम small solar system bodies के नाम से जानते हैं। Fragments of asteroids break off to form meteoroids which can reach the earth's surface, जिसको हम टूटता तारा भी बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अक्सर बॉलीवुड मूवीज में भी देखा जाता है टूटता तारा, जिसको वो और कुछ नहीं होता है, वो ये मेट्रॉइड्स ही होते हैं। ठीक है, अगर इन मेट्रॉइड्स के पीछे अगर टेल होती है तो उसको हम कॉमेट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, छोटा सा फर्क होता है, उससे नाम बदल जाता है। ठीक है, सीरीज की बात करें, ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, इसका लगभग डायमीटर 946 किलोमीटर के बराबर है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट या प्रोटो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सीरीज का जो मास है वो इतना ज्यादा है कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी से, इट हैज लार्ज एनफ फॉर इट्स ओन ग्रेविटी टू पुल इट इनटू अ स्फेरिकल शेप। यानी उसकी ग्रेविटी इतनी है कि उसकी जो स्फेरिकल शेप है वो मेंटेन रहती है। प्लूटो और शारन की बात करें, प्लूटो जो है लगभग 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है एंड इट इज लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द कोपियर बेल्ट। ठीक है, शारन प्लूटो का सबसे लार्जेस्ट मून है, ये डिस्कवर हुआ था 1930 में। इट इज ए 9th प्लैनेट
बट इसको चेंज कर दिया गया 2006 में, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल IAU ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से प्लैनेट को प्लैनेट कब बोला जाता है, जब वो सन के आसपास घूमेगा, उसकी खुद की ऑर्बिट होगी, उसका एक सफिशिएंट मास होगा, ठीक है, नियरली राउंड शेप, उसकी राउंड बॉडी ऑलमोस्ट राउंड होनी चाहिए, सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए, हैज रिमूव डेब्रीज एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए होना चाहिए कि कोई किसी और प्लैनेट की ग्रेविटी अगर उसको अपनी तरफ खींचेगी तो उसका ऑर्बिट बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लैनेट प्लूटो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि नेपट्यून का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से या प्लैनेट से हटा दिया, ठीक है। आईआई की डेफिनेशन जो कहती है ड्वार्फ प्लैनेट के लिए, इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट मीट्स प्लैनेटरी क्राइटेरिया एक्सेप्ट दैट इट हैज नॉट क्लियर डेब्रीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड। प्लूटो जो है वो केपीए बेल्ट का पार्ट है, जो जिसमें मिलियंस ऑफ रॉकी एंड आइसी ऑब्जेक्ट्स देखा गया है, न्यूमरस अदर ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए हैं क्यूपे बेल्ट में, जो कि प्लूटो के साइज के बराबर है, जैसे कि हमारा एरिस। सो इफ प्लूटो इज कंसिडर्ड अ प्लैनेट, then many other objects like Eris will also have to be considered as planets. तो अगर प्लूटो को भी अगर हम planet डिक्लेयर करेंगे तो अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे एरिस हो गया, और भी बहुत सारे प्लूटो के सिमिलर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो स्पेस में रिवॉल्व कर रही हैं, बट हम सबको प्लैनेट का दर्जा नहीं दे सकते, ठीक है। और जो प्लूटो की जो डायमीटर है वो 2377 किलोमीटर है, विच वॉज वोटेड बाय आईईए एज ड्वार्फ प्लैनेट। ऑफ आईईए ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया, सीरियस को भी और इन सबको उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी आर डन विद द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। आज की क्लास में हमने देखा अर्थ कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, मून कब आया, कौन सा टाइमलाइन में आया, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी। हमने ये भी देखा कि प्लूटो को या एक प्लैनेट को डिक्लेयर करने के लिए आईईए यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कौन कौन सी कंडीशंस को मार्क किया है एज अ प्लैनेट, एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट टर्न करने में, ठीक है। प्लैनेट की एक स्टार की क्या स्टेजेस होती है वो आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज इंपॉर्टेंट चीजें हमने आउटलाइन करी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है देन यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, आपके सामने नंबर है, एड्रेस आपके सामने गिवन है, वी आर एट बठिंडा पंजाब। आपके सामने हमारा वेबसाइट भी है www.jories.com। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इवनिंग बैच ऑल्सो। हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए इवनिंग बैच भी लेकर आ रहे हैं। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन डोंट ज्वाइन आवर कोर्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।